हूं किरोल अखोस्टा का, जिसे आप जानते हैं बिग एंड बोल्ड के नाम से। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। बिग एंड बोल्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले वो खबरें जो खास तौर से तवज्जो में रहेंगी। आतंक पर योगी का प्रचंड प्रहार बताएंगे आपको। बजरंगबली की गदा से तालिबानी मानसिकता का उपचार, क्या कहा योगी ने, कहां कहा, क्या है इसके मायने, आपके सामने पूरी खबर होगी। राम की नगरी अयोध्या में सनातन की जय जयकार, 24 लाख दीपों से जगमगाते देखेंगे आप इस जगह को साक्षात। और इजराइल पर हमास हमले का किम कनेक्शन सामने आया, सनकी ने किसे लड़ने के लिए लगाया, यह भी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। सर्दी आई, मुसीबत लाई, सॉफ्ट कंबल ओढ़ने में रिस्क आई, सावधान, कैंसर तक का है खतरा। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले राजधानी दिल्ली में दुस्साहसी बदमाशों ने फिर एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। 3 नकाबपोश लुटेरे एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गए, गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान ज्वेलरी की दुकान में लोगों की भीड़ थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अपराधियों के हाथ में बंदूकें देखकर कोई विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये हैं तस्वीरें आपके सामने, देखिए जरा इसको। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई और रिकॉर्ड समय में एक लुटेरे को हथियार के साथ धर दबोचा। यहां देखिए आप, हेलमेट लगाकर, सीसीटीवी से पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगाकर लुटेरे यहां पहुंचे, जेब से तमंचा निकालकर लहराया और कहा कि जो कुछ भी है सामने रख दो और हमको यहां लूट को अंजाम देने दो, कोई बीच में आया तो उसका भला नहीं होगा। और फिर देखिए सब लोग सहम कर उस लुटेरे को देखते रहे। और गुजरात के वलसाड़ से भी चोरी की एक हिमाकत भरी वारदात सामने आई, जहां नकाबपोश बदमाशों ने रात के अंधेरे में 5 दुकानों पर धावा बोल दिया। चोरों ने कुल्हाड़ी से सभी दुकानों के शटर तोड़े, बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान दुकान में एक शख्स सो रहा था। गनीमत है कि चोरों की नजर उस पर नहीं पड़ी, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। चोर इतने बेखौफ थे कि जाने से पहले उन्होंने कई और दुकानों पर कुल्हाड़ी और पत्थरों से हमला किया। यहां तस्वीरों में आप देखेंगे, देखिए जरा, पहले लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद दूसरी दुकानों पर पत्थर बरसाते हुए, कुल्हाड़ी मारते हुए फरार हो जाते हैं। यहां आपको ये चोर नजर आ रहे हैं। बड़े इत्मीनान से इन्होंने पहले हाथ साफ किया, उसके बाद बेखौफ होकर दूसरी दुकानों पर भी पत्थर और कुल्हाड़ी से वार किए और निकल गए। तो बात अयोध्या की है, जहां इस साल दीपोत्सव में दिखेगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जगमग तस्वीर। 24 लाख दियों से जगमगाने वाली है प्रभु राम की नगरी। 2017 में 1,71,000 दीप जलाए गए थे, तब से यह दीपोत्सव शुरू हुआ था। 2018 में संख्या बढ़ी, 3 लाख दीप जलाए गए। 2019 में और संख्या बढ़ी, 4 लाख। 2020 में 6 लाख। 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए और 2022 में 15,76,000 दियों से अयोध्या जगमग हुई थी। इस साल ये लक्ष्य 24 लाख का है और ये दीपों का गिनीज रिकॉर्ड होगा। राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दीप जलाए जाएंगे। 31 लाख दिए जलाने के लिए 24 लाख दीप बिछाए जाएंगे। 51 घाटों पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और इसके लिए 25,000 स्वयंसेवक दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 8 नवंबर से दिए बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। और यूरोप के कई देश इस समय आसमानी आफत से हलाकान हैं। तस्वीरें इटली से आई हैं, जहां भारी बारिश और तूफान के बाद नदी का पानी शहर में घुस गया, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर था। मिलान के मेट्रो स्टेशन में इतना पानी भर गया कि सीढ़ियां पानी के झरने में तब्दील हो गई। लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया। ये पानी सड़कों से होता हुआ मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। ट्रैक और प्लेटफॉर्म तो पहले ही डूब चुके थे। इस भयंकर बारिश की वजह से मिलान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। मिलान की सड़कों पर पानी इस कदर भर गया कि हर तरफ सिर्फ पानी था। कई फीट गहरे पानी की वजह से शहर की रफ्तार रुक गई। गाड़ियां जहां तहां खड़ी नजर आईं, जिसके बाद स्थानीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए मिलान के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। इटली जैसे हालात आयरलैंड में भी दिखे, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि शहर के बीचों बीच नाव चलती नजर आई। रेस्क्यू टीम दरवाजे तोड़कर घर में फंसे लोगों को बचाती हुई दिखाई दी। शहर को बचाने के लिए कई जगहों पर रेत की बोरियों का बांध बनाया गया, ताकि बाढ़ का पानी पूरे शहर को डुबो न दे। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात तक यूनाइटेड किंगडम पहुंच सकता है। यूरोप जहां आसमानी आफत से जूझ रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जंगलों में आग तांडव मचा रही। बीते कई दिनों से धधक रहे कैलिफोर्निया के जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद इस विनाशकारी आग ने एक साथ कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते इस आग ने कई घरों को पूरी तरह फूंक दिया। कई फीट ऊंची इन भयावह लपटों ने पहाड़ के बहुत बड़े एरिया को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद पूरा आसमान लाल हो गया। आग को काबू करने के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव भी किया गया, लेकिन पानी की बौछारों का इस आग पर कोई खास असर नहीं दिखा। इस भयानक आग के चलते अब तक हजारों एकड़ हरियाली खाक हो चुकी है, जबकि 4,000 लोग बेघर हो चुके हैं।
आग के तांडव की एक और तस्वीर देखिए। ऑस्ट्रेलिया में बीते एक हफ्ते से जंगलों की आग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन सरकार की माने तो जंगलों की आग ने क्वींसलैंड और उसके आसपास के 49,000 एकड़ से ज्यादा की हरियाली को फूंक दिया है। एक शख्स की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग ने 50 से ज्यादा घरों को फूंक कर राख कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों सूखा और भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते आग को काबू करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के हवाई में लगी आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया है। जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद कई लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। इस अग्निकांड में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा बिल्डिंग्स इसकी चपेट में आई हैं। और अमेरिका के फ्लोरिडा से खबर देखिए। यहाँ एक मिनी प्लेन तालाब में क्रैश हो गया और इसके बाद पायलट के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। आप यहाँ देख पाएंगे कि एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और प्लेन ने पानी के बीच कैसे क्रैश लैंडिंग की है और इसके बाद पायलट विमान से किसी तरह निकलकर बाहर विंग पर आकर बैठ जाता है। प्लेन क्रैश होने की खबर जैसे ही कंट्रोल टावर को मिली तो मौके पर फौरन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम को भेजा गया। हेलीकॉप्टर के जरिए पायलट को एयरलिफ्ट किया गया। घटना फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी की बताई जा रही है। ब्राजील के अमेज़ोनस से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क में एक महिला झूले से सीधे जमीन पर गिर गई। वायरल वीडियो में यहां आप देख पाएंगे, पहले महिला झूले से लटकी हुई है, लेकिन हाथ छूटने से वो सीधे नीचे एक शेड पर गिर जाती है और कई फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से लेडी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहां पहले वो काफी देर तक रेजिस्ट करती रही, कोशिश करती रही कि यहां वो इसको बचा लिया जाए। किसी तरीके से वो अपने आप को वहां हवा में रोके रही, हाथों से दोनों तरफ के रॉड पकड़ के वो झूल रही थी, लेकिन एक वक्त तो उसके हाथों ने जवाब दे दिया और वो सीधे नीचे आ गई। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब अगली खबर ये कि उत्तर अमेरिकी देश पनामा में हजारों लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। यहाँ कनाडाई कंपनियों के खनन को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 2 हफ्ते से जारी है प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। देश के झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। यहाँ के लोगों ने देश में जारी अवैध खनन को रोकने के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग की है। बड़ी तादाद में सड़कों पर लोग कनाडाई कंपनियों के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने, खनन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से नाराज लोग सड़कों पर। क्या अब बजरंगबली करेंगे तालिबानी मानसिकता का उपचार? पूरी खबर आगे, लेकिन पहले देखिए कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बाद एक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ ने मोबाइल फिस्किंग पॉइंट स्थापित किए हैं। जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। सोमवार को आतंकवादियों ने यूपी के मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब के फिरोजपुर में गैंग गुरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भट्टियां वाली बस्ती के पास 2 गुटों के बीच हुई गैंग वॉर में गुरप्रीत मारा गया। उसे गोलियां मारने वाला बदमाश पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। कई मामलों में पुलिस को लाडी की तलाश थी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात बंदला इलाके में हुई। पुलिस ने लहूलुहान हालत में युवक का शव बरामद किया। पुलिस को शक है कि किसी भारी चीज से युवक की हत्या की गई है। मृतक मोहन नगर इलाके में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख पहुंचे। उन्होंने सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। जनरल पांडे ने युद्ध स्मारक पर देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है। ब्रह्मोस 200 किलो के परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद पर हमला बोलते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। तिजारा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि तालिबान का उपचार बजरंगबली की गदा है। अगर राजस्थान में कांग्रेस फिर से आई तो तालिबानी सरकार सहनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता को इजराइल कुचल रहा है और एकदम सटीक निशाना मार रहा है। उन्होंने अपने बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर विकास का काम करता है और दुष्टों का उपचार भी। कैश फॉर क्वेरी मामले में कल एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा की पेशी होनी है, लेकिन पेशी से पहले ही महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सांसद महुआ मोइत्रा का अकाउंट दुबई से 49 बार लॉगिन किया गया। ये रिपोर्ट आईटी मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को भेजी है। कमेटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से महुआ मोइत्रा से जुड़ी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने और अपने संसद का लॉगिन और पासवर्ड शेयर करने का आरोप है। और अगली अहम खबर यह कि मराठा आरक्षण को लेकर आज मुंबई में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। 3 घंटे की बैठक के बाद सभी दल इस बात पर सहमत हो गए कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए।
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है। मनोज जरंगे से भी अनशन खत्म करने की उन्होंने अपील की। अब बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह अब भी बवाल जारी है और आज नांदेड़ में आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें एसपी समेत 4 से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इजराइल पर अटैक का किम कनेक्शन, क्या हमास को है सनकी का समर्थन? ये पूरी खबर आगे होगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में मंत्री की कार पर भीड़ बेकाबू। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग बढ़ती जा रही है। आंदोलनकारियों ने मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ के काफिले की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के वक्त हसन गाड़ी में नहीं थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अगली कैबिनेट बैठक अयोध्या में की जाएगी। इस बैठक में अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के प्रस्ताव रखे जाएंगे। अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अयोध्या के दीपोत्सव के बाद कैबिनेट की बैठक हो सकती है। दिल्ली में एमसीडी के 5000 सफाई कर्मियों को केजरीवाल सरकार स्थायी करने जा रही है। यह ऐलान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली नगर निगम के करीब 5000 सफाई कर्मियों को पक्का किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि जनवरी में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब से अब तक सरकार 6494 सफाई कर्मियों को पक्का कर चुकी है। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक मामले में आज पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया गया। सज्जन कुमार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पूरी तरह निर्दोष हैं। इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का पूजा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फारूक जम्मू में हिंदुओं के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नवरात्र का बताया जा रहा है। वीडियो में फारूक के हाथ में पूजा की थाल दिखाई दे रही है और उन्होंने माता की चुनरी भी ओढ़ रखी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने लेबनान की तरफ से किए गए एक बड़े अटैक को नाकाम कर दिया है। लेबनान की सीमा के भीतर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई। निशाना इजराइल का एक फाइटर प्लेन था, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने फौरन जवाबी हमला करते हुए एक मिसाइल के जरिए दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। दरअसल इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई ये जंग अब 3 मोर्चों से लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ इजरायली सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है, तो वहीं सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक हो रही है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजरायली शहरों पर रॉकेट दागता रहता है। ऐसे में अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग भीषण होती जा रही है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर समेत कई लड़ाके अब तक मारे भी जा चुके हैं। बीती रात गाजा शहर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के अटैक से हर ओर ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती रही। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पर फोकस करते हुए कई हमले किए। इससे पहले कल गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में अपार्टमेंट बिल्डिंग जमींदोज हो गई। अटैक की वजह से खड़ी बिल्डिंग की जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्सेज जमीन पर भी हमास के आतंकियों से मुकाबला कर रही है। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और सॉफ्ट कंबल को लेकर एक बड़ी चेतावनी वाली खबर। कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कंबल मत ओढ़ना। क्यों, खतरा क्या है, बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए भारत बांग्लादेश दोस्ती का नया चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने आज 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, एक मेगा पावर प्लांट शामिल है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है। यह खुलासा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने किया है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक किम ने कई तरीके से फिलिस्तीन की मदद करने का आदेश जारी किया है। सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं। लोग बाजार से गर्म कपड़े, कंबल, रजाई खरीद रहे हैं। हर कोई मुलायम और नर्म दिखने वाला कंबल खरीदना चाहता है, लेकिन क्या आपको मुलायम कंबल की ये हकीकत पता है? नेशनल इंडस्ट्रियल केमिकल्स नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट स्कीम की रिपोर्ट कहती है कि सिंथेटिक कंबल का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। वजन में हल्के, आसानी से मोड़ कर रखे जाने वाले मिंक ब्लैंकेट पॉलिस्टर और एक्रिलिक फैब्रिक से बनते हैं। एक्रिलिक फैब्रिक में डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है। स्किन के इस केमिकल के संपर्क में आने से कैंसर तक होने का खतरा रहता है। शरीर के भीतर पहुंचने पर लिवर को डैमेज कर सकता है। एक्रिलिक फैब्रिक पॉलीक्रिलोनाइट्राइल लिक्विड से बनता है, जो पानी जैसा दिखाई देता है। यह केमिकल साइनाइड जैसे जहर की तरह होता है। ऐसे कंबल को ओढ़ने या घंटों इस्तेमाल करने से स्किन एलर्जी हो सकती है। स्किन पर फोड़े या रैशेज हो सकते हैं। सर्दी में पॉलिस्टर और एक्रिलिक से बने कंबल ना ओढ़ाए जाएं। इसकी जगह रुई से बनी रजाई का इस्तेमाल हो। फर वाले कंबल में छोटे बच्चों को बिल्कुल ना सुलाया जाए। सिर्फ ऊन से बने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल हो। इलेक्ट्रिक वाले ब्लैंकेट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और कंबल का कवर कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए। इन सब चीजों का ख्याल रख के इस खतरनाक बीमारी से या इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि चैंपियंस से पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो क्या हुआ।
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज पीएम मोदी ने एशियाई पैरा खेलों के पदक वीरों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 2022 में 29 गोल्ड समेत 111 पदक जीते थे। शेयर बाजार आज फिर लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 283 अंकों की गिरावट के साथ 63,591 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 90 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी में बिकवाली नजर आई। अक्टूबर में जीएसटी से सरकार ने छप्पर फाड़ कमाई की है। अक्टूबर का कलेक्शन 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जो 1.87 लाख करोड़ रुपए था। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीसीसीआई ने दिल्ली और मुंबई में विश्व कप मैचों के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। दिल्ली में एक मैच बचा है जो 6 नवंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा। मुंबई में 2 और 7 नवंबर को लीग मैच और 15 नवंबर को सेमीफाइनल होना है। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज के दिन महिलाएं चांद को देखकर अर्घ्य देती हैं और व्रत खोलती हैं। दिल्ली और उसके आसपास करीब 8:15 बजे चंद्रमा के दर्शन किए जा सकेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे सीनियर लीडर्स मंथन कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी की तरफ पहला नॉमिनेशन तिजारा से बाबा बालकनाथ का और पहली रैली योगी आदित्यनाथ की। बाबा बालकनाथ, योगी आदित्यनाथ दोनों नाथ संप्रदाय से हैं, दोनों भगवाधारी हैं। तिजारा एक मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है, लेकिन बीजेपी ने यहां हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन ली है। नैरेटिव राजस्थान में राम राज्य का बनाया गया। योगी ने क्या कहा और क्यों कहा, बीजेपी राजस्थान में कैसे हार्ड हिंदुत्व से सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी, बीजेपी का पूरा प्लान क्या है, तिजारा को लेकर इस रिपोर्ट से समझिए। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। कुश्ती का खेल कब तक चलेगा? एक तरफ यूपी के योगी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ राजस्थान के योगी और तिजारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ। दोनों जब स्टेज पर एक साथ नजर आते हैं तो फिर माहौल और मूड दोनों भगवा हो जाता है। जय श्री राम का नारा अपने आप गूंजने लगता है। राजस्थान के रण में योगी की एंट्री हो चुकी है। प्रचार की कमान योगी ने संभाल ली है और इसी के साथ राजस्थान की चुनावी पिक्चर भी क्लियर हो गई है। 2023 में राजस्थान में क्या होगा, बीजेपी का चुनावी नैरेटिव क्या होगा, कांग्रेस का किला कैसे ध्वस्त होगा, सारा इक्वेशन और सारा कैलकुलेशन योगी ने समझा दिया है। योगी ने अलवर से राजस्थान को क्या मैसेज दिया, पहले उसे समझिए, बाकी बातें आगे करते हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। योगी राजस्थान पहुंचे तो बाबा बालकनाथ के नॉमिनेशन के लिए थे, लेकिन योगी ने न सिर्फ नामांकन में हिस्सा लिया बल्कि बाबा बालकनाथ के लिए जनसभा कर वोट भी मांगे। तिजारा में हार्ड हिंदुत्व की लाइन ली, गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और यूपी के संतुष्टीकरण के फॉर्मूले को अप्लाई किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं,
एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया। योगी ने तिजारा में हार्ड हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग की। हिंदुत्व योगी की फेवरेट पिच है। इस पिच पर योगी को हराना किसी के बूते में नहीं है। भगवाधारी योगी के तरकश के तीरों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। तिजारा में बीजेपी बड़ा प्रयोग कर रही है। योगी ने प्रयोग का पहला पर्चा रिलीज कर दिया है। योगी के पर्चे में क्या क्या था, पहले वो समझिए। तिजारा में योगी के चुनावी पर्चे में तुष्टीकरण की बात थी। योगी मॉडल का एग्जाम्पल था। योगी राम मंदिर पर भी बोले और राम राज्य की बात की। इजराइल और हमास युद्ध का जिक्र किया। बजरंगबली की गदा को तालिबानी सोच का पक्का इलाज बताया। कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को लेकर गला काट गैंग पर भी योगी खुल्लम खुल्ला बोले। गौकशी से लेकर राजस्थान में बार बार होने वाले दंगों पर भी खुलकर सवाल उठाया। योगी ने यूपी में कानून और कॉमन मैन का कनेक्शन कैसा है, ये भी राजस्थान को समझाया। बुलडोजर को यूपी के सख्त लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा सिंबल बताया। योगी ने गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए संतुष्टीकरण का फॉर्मूला समझाया। अगर एक लाइन में योगी के चुनावी पर्चे का विश्लेषण करें तो योगी ने वो हर बात की जिससे हिंदू वोट बीजेपी से जुड़ जाए। अलवर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा अलवर में ही होती है। अलवर जिला मेवात ब्रज मत्स्य रीजन में आता है और यहाँ कुल 11 विधानसभा सीट है। अलवर जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ करीब 15% मुसलमान हैं। अलवर की 11 में से 8 सीटें जनरल, 2 सीटें एससी, 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इन 11 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी के पास है, 2 बीएसपी के पास, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के पास 6 सीट है। तिजारा में योगी के चुनावी पर्चे से बीजेपी की चुनावी लाइन लेंथ भी क्लियर हो गई। बीजेपी राजस्थान में हिंदू वोट जोड़ रही है। अलवर गो तस्करी और मॉब लिंचिंग को लेकर चर्चा में रह चुका है, लेकिन अगर हिंदू वोट एक मुश्त पड़ जाए तो फिर अलवर का सारा सियासी गणित बदल जाए। इसीलिए बीजेपी यहाँ हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर है। उम्मीदवार से लेकर चुनावी पर्चा सब भगवा है। बीजेपी ने इस बार अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से चुनावी मैदान में उतारा है। सिटिंग एमपी के मैदान में आने से तिजारा हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस ने बीएसपी से कांग्रेस में गए मुस्लिम चेहरे इमरान खान को टिकट दिया है। बीएसपी इस बार यहां बीजेपी को वॉकओवर देते दिख रही है, क्योंकि इमरान खान को पहले बीएसपी ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में प्रत्याशी बदलने की बात सामने आई। आप जानते हो किस प्रकार से इस सरकार के लोगों ने ये जो सीएम हाउस है उसको सीएम हाउस मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो फतवा हाउस बन चुका है राजस्थान सरकार का सीएम हाउस। वहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ में जिस प्रकार से फतवे जारी किए गए, हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया, हमारे धार्मिक ध्वजों को लहराने पर रोका गया, हमारे राजगढ़ के अंदर भगवान शिव का 300 साल पुराना मंदिर जिस प्रकार से तोड़ा गया, ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे जितना धर्म इस कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है। तिजारा की कुल जनसंख्या करीब 4 लाख है। वैसे तो तिजारा में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन में मुसलमानों की एकजुटता के कारण ये सीट मुस्लिम बाहुल्य हो जाती है। हालांकि पहले तिजारा में यादवों का बोलबाला था। तिजारा में कुल 2,23,748 वोटर हैं। इसमें हिंदुओं की 59% और मुसलमानों की 38% आबादी है। सिख और जैन समुदाय के वोटर्स भी मौजूद हैं। इनकी संख्या 3% है। देखो, जहाँ तक जमीन की बात है, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। तिजारा की जनता हमारे साथ है और बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। रही बात भाजपा के प्रत्याशी की, बाबा बालकनाथ जी की, अब वो अब आए हैं, अब पहली बार तिजारा में उतर के देखा है उन्होंने। अब जनता का मजा चख रहे हैं वो, कैसी जनता है कैसी नहीं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मजा तो उनको भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तिजारा सीट 2018 में बीएसपी के खाते में गई थी, लेकिन तिजारा की एक खास बात ये कि ये सीट कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं बनी। इस सीट पर कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और कभी बीएसपी का परचम लहराया। तिजारा में बीजेपी ने अपने हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे बाबा बालकनाथ को रखा है, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, और बाबा बालकनाथ का साथ हिंदू वोटर देता है, तो फिर बाबा की जीत पक्की है। इस बात को 2013 के रिजल्ट से समझिए। 2013 में यहाँ हिंदू वोट एक मुश्त पड़ा था। बीजेपी के ममन सिंह यादव को जीत मिली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में
मास्टर ममन सिंह यादव को 59,278 वोट मिले। वोट प्रतिशत 48 का था। बीएसपी कैंडिडेट फैसल हुसैन को 31,284 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार अमादुद्दीन को करीब 27,567 वोट। फजल हुसैन को 22 और अमादुद्दीन को 20% वोट ही मिल पाए। 2013 में मुस्लिम वोट 2 मुस्लिम उम्मीदवारों में बटा, लेकिन हिंदू वोट एक मुश्त पड़ा। रिजल्ट ये कि बीजेपी के ममन सिंह यादव 37,994 वोट से जीत गए। लेकिन ये वोट नहीं भी बटता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ममन खान की जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। तिजारा में ममन सिंह की जीत अब तक की इस सीट पर सबसे बड़े अंतर वाली चुनावी जीत है। 2024 में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी और 2023 में इसी की टेस्टिंग हो। हिंदू चाहे तो वो राजस्थान के मरुस्थल में फिर से कमल खिला दे, और अगर हिंदू बीजेपी से नाराज हो जाए तो फिर चुनावी पिक्चर ही बदल जाए। अगर राजस्थान में हिंदू वोट बीजेपी के पाले में आएगा तो क्या होगा? ये बात राजस्थान की डेमोग्राफी से समझी जा सकती है। राजस्थान में हिंदुओं की आबादी 88% है, मुस्लिम 9%, सिख और जैन 1% है। मतलब ये कि यहाँ जो भी हिंदू हित की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। इसीलिए बीजेपी राजस्थान में गहलोत के तुष्टीकरण के विरोध में संतुष्टीकरण वाला नैरेटिव लेकर आई है। भगवाधारी योगी और यूपी के योगी मॉडल की पिक्चर दिखा रही है। राजस्थान में यूपी के राम राज्य वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।